नमस्ते सर। नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू सर। रवि कुमार, जी सर। कुछ अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम रवि कुमार है। मैं अरवल ज़िले का रहने वाला हूँ। सर मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की है। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। सर मैं पहले भारतीय खुफिया विभाग में काम कर चुका हूँ तथा वर्तमान में भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग में बतौर ऑडिटर कार्यरत हूँ। सर यह बीपीएससी का मेरा दूसरा इंटरव्यू है। अच्छा, पहली बार इंटरव्यू में कितना मार्क्स आया था? सर 65। बहुत कम था। अच्छा, आपका ज्योग्राफी रहा है, कुछ ज्योग्राफी के, बिहार के ज्योग्राफी के बारे में बताइए। सर बिहार का फिजियोग्राफी है जो 3 भागों में विभाजित है। जैसे सर उत्तर पश्चिम में उपस्थित शिवालिक की पहाड़ियाँ, मध्य बिहार का मैदान और दक्षिण में छोटानागपुर पठारी का सीमांत भाग है। सर इसकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सर उत्तर पश्चिम में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें सर पहला है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है। सर उसके नीचे है दून। दून है छोटे छोटे पहाड़ियों का क्रम है जो 5 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। सर तीसरा है हरहा नदी की घाटी। सोमेश्वर की पहाड़ी और रामनगर दून के बीच बहुत सी नदियां बहती हैं। ये नदियां काटकर अनेकों घाटियां का निर्माण करती हैं और उसमें एक हरहा नदी भी बहती है। इसी कारण उस घाटी का नाम हरहा नदी की घाटी पड़ी। सर मध्य बिहार के मैदान की बात करते हैं तो यह गंगा एवं उसकी सहायक नदियों से बना है। यह बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। सर जो इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला उत्तर बिहार का मैदान और दूसरा सर दक्षिण बिहार का मैदान। उत्तर बिहार के मैदान का फैलाव गंगा नदी के उत्तर से लेकर नेपाल के तराई क्षेत्र तक है। इस क्षेत्र की बहने वाली प्रमुख नदियाँ घग्घर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, महानंदा है। सर यह बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। सर दक्षिणी बिहार की नदियाँ सर के द्वारा दक्षिणी बिहार के मैदान का निर्माण हुआ है। इसकी प्रमुख नदियाँ हैं सर कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, अजय, फल्गु। सर ठीक है। आपने लिखा हॉबी में प्लेइंग खो खो। जी सर। आप किस लेवल तक खेले हैं? सर मैंने इसे जिला स्तरीय लेवल तक खेला है सर। अच्छा, तो जॉब में आने के बाद आपका ये कंटिन्यू रहा या बंद हो गया? नहीं सर अब तो बंद हो गया सर, लेकिन बच्चों को खेलते देखना पसंद है। लेकिन आप तो लिख रहे हैं कि खो खो खेलना पसंद है, फिर देखना आप कैसे? सर कभी कभी खेल भी लेते हैं सर। अच्छा, आप खुफिया विभाग में काम कर चुके हैं सर। ठीक है सर। तो बताइए कि प्राचीन काल में खुफिया विभाग मौर्य काल में भी था। उस खुफिया विभाग के बारे में कुछ बताइए, उसको क्या कहते थे? सर उसका नाम था सॉरी सर अभी याद नहीं आ पा रहा है सर। हर काल में रहा है। हाँ सर। तो इन खुफिया विभाग के बारे में हम लोग को जानकारी कहाँ से मिलती है कि मौर्य काल में खुफिया विभाग थे? सर गूढ़ पुरुष शायद सर उनका नाम, खुफिया विभाग के जो अधिकारी थे उनका नाम गूढ़ पुरुष था। हाँ गूढ़ पुरुष। हाँ सर। ये कहाँ हम लोग को मिलता है इसके बारे में? सर क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर सकते हैं? जैसे खुफिया विभाग में मौर्य काल में खुफिया विभाग था, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? सर हमारे इतिहास में ऐसा वर्णन है सर। किसमें, किस इतिहास में? जैसे अर्थशास्त्र का कौटिल्य है उसमें भी वर्णन है सर। जो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी उसमें भी इसका वर्णन है। तथा जो इतिहास की पुस्तकें हम लोग पढ़ते हैं, नहीं उसका तो वो छोड़ दीजिए, सेकेंडरी सोर्स को छोड़ दीजिए। कभी भी आप जो बताएं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका, यही 2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जो राइटर भाई हम लिख दें किताब तो वो थोड़ी कोट होता है सर। ठीक है। तो आप ये हमारे यहाँ शासन प्रणाली थी, ठीक है, जो आप जानते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, मगध का इतिहास होता है। मौर्य काल में शासन प्रणाली थी सर। इसमें शासन के लिए राज्य के सप्तांग सिद्धांत को दिया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने। वो सातों बता सकते हैं राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत क्या है?
सॉरी सर, जानकारी नहीं है सर। क्योंकि आप खुफिया विभाग में काम कर रहे हैं सर तो जब आप खुफिया विभाग में हैं तो जाहिर सी बात है कि जो आप मॉडर्न में काम कर रहे हैं, हमारे प्राचीन भारत में भी तो खुफिया विभाग था। क्योंकि देखिए आज से ज़्यादा उस समय गुप्तचर व्यवस्था थी और एकदम सटीक था, जो कि आज हमारा युग जो है बहुत एडवांस्ड है। आप हर चीज़ देख सकते हैं। उस समय क्या था कि वो खबर ले के आना और पूरे जगह खुफिया विभाग फैले होना बहुत बड़ी बात थी। अच्छा ये बताइए कि आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं? सर एक सिविल सेवक का जॉब जो इसका कार्य का दायरा बहुत विविध है। समाज के वंचित तबकों, महिलाओं तथा सरकार की जितनी भी विकास की योजनाएं हैं, आप जनता से जुड़कर प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर सकते हैं। दूसरा सर कि करियर का अच्छा ऑप्शन भी मौजूद है। तीसरा सर कि सर एक सिविल सेवक के रूप में जो समाज में जो प्रतिष्ठा प्राप्त है वो अनपैरेलल है। कहीं न कहीं सर यह भी हमें सिविल सेवा में आने के लिए मोटिवेट करता है। खुफिया विभाग में रॉ और आईबी में क्या डिफरेंस है? सर दोनों का मूलतः डिफरेंस है कार्य क्षेत्र का। रॉ का कार्य क्षेत्र देश से बाहर है और आईबी का मुख्य कार्य इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, देश में जो भी गतिविधियां देश के खिलाफ हो रही है उसको होने से पूर्व प्रशासन की मशीनरी को सूचना उपलब्ध कराना है। क्या है रॉ का फुल फॉर्म? रॉ का फुल रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अभी कौन है चीफ? सर शायद सर राजीव कुमार। आईबी की चीफ कौन है? तपन कुमार डेका। आप किसमें थे, आईबी में थे या रॉ में थे? सर आईबी में थे सर। आईबी में थे, हाँ सर। गुड। ज्योग्राफी आपका ग्रेजुएशन में भी है? हाँ सर। ऑप्शनल भी है? हाँ सर। संजोग की बात ही बढ़िया है, संजोग ये दोनों आपके पास है। ऑप्शनल शुरू से ज्योग्राफी ही पढ़ा है आपने? जी सर। तो अच्छा जानकारी होगा आपको। जी सर। आधुनिक भूगोल के पिता किनको बोलते हैं? आधुनिक भूगोल के पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का पिता। फिर भूगोल का पिता किसको बोलते हैं? सर भूगोल के पिता इरेटोस्थनीज को। आधुनिक भूगोल का पिता फिर किसको बोलते हैं? सर सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं। हमबोल्ट का नाम सुना आपने? हाँ सर। कहाँ के थे? हमबोल्ट सर अमेरिका के थे। अमेरिका के थे, कंफर्म है? सर जर्मनी के थे सर, सॉरी सर। अच्छा जर्मनी के थे, जर्मनी के ही थे। अच्छा हमबोल्ट को ही बोलते हैं आधुनिक भूगोल का पिता। सर आधुनिक भूगोल का पिता हमबोल्ट को ही कहा जाता है। ये जर्मनी के थे, जर्मनी से निकले 60,000 मील की यात्रा तय की, पहुँच गए साउथ अमेरिका, वेनेजुएला पहुँचे पहले, वहाँ माराकाइबो झील की खोज की, फिर पेरू में पहुँचे, गुयाना पक्षी के बीट का अवलोकन किया, पेरू चिली के तट पर पेरू चिली जलधारा का नाम इनके नाम पे हमबोल्ट करंट है, सुना होगा आपने। अच्छा जलधारा का समुद्र तटीय इलाका में कुछ आर्थिक प्रभाव बताइए मुझे आप। सर जलधारा का समुद्री तटीय क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव आर्थिक प्रभाव मुझे हाँ सर। सर इसका सकारात्मक प्रभाव यह है सर कि यह जलधारा अपने साथ जलवाष्प लेकर जाती है और अपने तटीय क्षेत्रों में वर्षा कराती है, जिससे सर वहाँ कृषि उद्योग दूसरा हाँ सर। दूसरा सर कि जो भी जलधाराएँ जैसे गर्म जलधाराएँ हैं ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाती है सर, तो वहाँ का जो बर्फ़ है उसको मेल्ट कर देती है, पिघला देती है। इससे सर जो समुद्र के किनारे जितने भी बंदरगाह हैं वो खुल जाता है। वाह गुड। चलिए बताइए आप मुझे, वेगनर का नाम सुना आपने? हाँ सर। कहाँ से थे वेगनर? सर वेगनर ये शायद सर अमेरिका के थे। अमेरिका से कुछ ज़्यादा प्रेम लग रहा है आपको। वेगनर कहाँ गए थे? सर सॉरी सर, देश का नाम नहीं याद है। जर्मनी से थे। जर्मनी से। इसका इनका डिपार्टमेंट क्या था? ये किससे जुड़े थे? जियोमॉर्फोलॉजी से थे, ओशिनोग्राफी से थे, इन्वायरमेंट से थे, क्लाइमेटोलॉजी से थे, किससे थे? भूगर्भ शास्त्री थे सर। कंफर्म है भूगर्भ शास्त्री थे? सर हमने पढ़ा है सर। भूगर्भ शास्त्री ही थे सर? एकदम पढ़े हैं कंफर्म? सर 2-3 दिन पहले सर हमें देखा था कि भूगर्भ शास्त्री। हाँ सर। उससे पहले कुछ और थे, जलवायु बेता थे, लेकिन उन्होंने जलवायु पर रिसर्च किया। ये बता देता हूँ आपको, आंसर बता देता हूँ। जलवायु बेता थे, पीएचडी कर रहे थे। भारत जैसा पीएचडी वहाँ नहीं होता, विद्यार्थी वहाँ पढ़ता है, रियल में रिसर्च करता है। क्वेश्चन था इनके सामने कि आखिर जलवायु परिवर्तन क्यों होता है। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे तो शुरुआत यहीं से होता है। क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, तो इन्होंने कहा कि भाई ये 2 कारण से हो, निकाला 2 निष्कर्ष। एक निकाला कि भाई या तो कॉन्टिनेंट ही डिस्प्लेस करके क्लाइमेट के पास जाता होगा, घूम, इसलिए क्लाइमेट चेंज हो जाता होगा, नहीं तो क्लाइमेट कॉन्टिनेंट वहीं रहता होगा, क्लाइमेट ही ट्रांसफर करता होगा। अंतिम निष्कर्ष क्या निकाला
कि कॉन्टिनेंट ही डिस्प्लेस करता है। सर तो एक कहिए कि क्लाइमेट रिसर्च करने गए थे और खोज क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट का। सर। इसका मतलब है भूगर्भ शास्त्री न तो जियोग्राफोलॉजिस्ट थे, एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे रियल में। ठीक है, अगला सवाल बताइए आप। इस सवाल का उत्तर मैंने आपको बता दिया, कहीं पूछा जाए तो बता देंगे आप। प्लेट क्या होता है? सर पृथ्वी का जो बाहरी भूखंड है जो दृढ़ है और जो कई टुकड़ों में बटा है सर, इसकी मोटाई 5 से लेकर 200 किलोमीटर तक है। ये जो प्लेट है, बड़े प्लेट कितने हैं? बड़े प्लेट 7 हैं सर। 7 है। सबसे बड़ा प्लेट कौन सा है? सर प्रशांत महासागरीय प्लेट है। एक भारी प्लेट एक हल्की प्लेट से टकराती है, कौन जाएगा नीचे? सर भारी प्लेट जाएंगे सर नीचे। भारी प्लेट नीचे जाएगी। नीचे जहाँ जाएंगे उस जगह का नाम क्या है? स्पेसिफिक नेम देते हैं उसका। सर याद नहीं आ पा रहा है सर। बेनी ऑफ जोन सुना है? हाँ सर। बेनी ऑफ जोन? हाँ सर। शायद वही नाम है क्या? हाँ सर। तो बेनी ऑफ क्या है? जोन तो ठीक है, जो कहीं गया तो किसी जोन में गया होगा। बेनी ऑफ क्या है? सर हमको लगता है बेनी मतलब झुकाव। बेनी मतलब झुकाव? हाँ सर। कंफर्म है? नहीं सर, शायद सर। बेनी ऑफ एक विद्वान का नाम है, ह्यूगो बेनी ऑफ। उन्होंने इसका खोज किया था, इसलिए नाम पड़ गया बेनी ऑफ जोन। सर अच्छा, अब बताइए भारत बिहार की कृषि की बात करें तो बिहार अभी किन किन फसलों में नंबर 1 हो गया है? फसल फल सब बता सकते हैं आप। सर मशरूम की खेती में प्रथम है। और सर सब्जी की खेती में सर शायद दूसरा स्थान है सर। फल की खेती में दूसरा स्थान है सर। गेहूं की खेती में चौथा स्थान है। फर्स्ट मैं प्रथम पूछ रहा हूँ, प्रथम किसमें है? सर मशरूम में सर, और अमरूद के उत्पादन में सर। अमरूद में है, कंफर्म है? हाँ सर। अच्छा कोई बात नहीं सर। अभी प्रेजेंट में आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं? सर भारतीय लेखा परीक्षा विभाग। अच्छा, एज ए ऑडिटर? हाँ सर। अच्छा, ऑडिट क्या होता है? सर ऑडिट का मतलब है सर कि भारत सरकार या राज्य सरकार या कोई PSU जो है उनके आय और व्यय का लेखा जोखा रखना तथा उसका लेखा परीक्षण करना ही ऑडिट है। अच्छा, इसमें जैसे कंट्रोल होता है, जैसे प्रिवेंटिव कंट्रोल होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल, प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल एंड करेक्टिव कंट्रोल। तो ऑडिट को किस में रखा जाता है? तीनों में से किस में रखा जाता है? डिटेक्टिव कंट्रोल सर। अच्छा, तो फिर प्रिवेंटिव क्या है? सर प्रिवेंटिव कंट्रोल यह है सर कि जो भी योजनाएं हैं उनकी खामियां हैं उसको अपने वार्षिक लेखा के साथ राज्यपाल के थ्रू विधानमंडल के पटल पर रखवाता है, जिसकी जांच PSC पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। तथा सर वही CAG ऑफ इंडिया जो वार्षिक लेखा है उसमें जो भी प्रतिवेदन आया है उसको राष्ट्रपति के थ्रू संसद भवन के पटल पर रखवाते हैं, जिसकी जांच और इम्प्लीमेंटेशन पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। अच्छा, इसमें जैसे जनरली क्या होता है, तो 2 तरीके से ऑडिट होता है। एक इंटरनल ऑडिट होता है, हाँ सर। एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है। दोनों में क्या अंतर है? सर इंटरनल ऑडिट ऐसा ऑडिट है सर कि आपके विभाग के ही लोग ऑडिट करने आएंगे, और एक्सटर्नल ऑडिट है सर किसी तीसरी एजेंसी जो स्वतंत्र है आपका ऑडिट करेगा। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? सर फाइनेंशियल ईयर सर 1 अप्रैल किसी भी वर्ष के 1 अप्रैल से शुरुआत होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च तक चलता है सर। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सर एक वर्ष के दौरान जितने ही वित्तीय स्टेटमेंट घटित होती हैं उन्हीं का एक समरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, जिसमें एक तरह से आय व्यय का पूरा लेखा जोखा होता है। अच्छा, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सर सॉरी सर पता है। ऐसे 3 पार्ट्स होते हैं, बैलेंस शीट, PL एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो सर। ठीक है सर। अपने इंटरव्यू ओवर करते हैं रवि जी। सर